all the students. I Rasmi ma'am, your science teacher. Dear students, today we will start with the class 5th, and today our new chapter is lesson 6, safety and first aid. In our previous video we have completed our lesson 3rd. So students, today we will read this chapter, safety and first aid. So let's start. Now we will start our new chapter 6, safety and first aid. In this chapter we will read about safety on the road, safety from fire, first aid burns, animal bites, sprain and fracture, first aid books. So let's start students. To lead a safe life it is important to follow certain rules, especially on the road, to avoid accidents. हमें एक सुरक्षित जीवन जीने के लिए कुछ महत्वपूर्ण रूल्स का यूज़ करना चाहिए, कुछ नियम का यूज़ करना चाहिए जब हम कहाँ पे रहते हैं, रोड पे दुर्घटनाओं से बचने के लिए। एक्सीडेंट्स क्या होते हैं? दुर्घटना। एट होम ऑल्सो वी हैव टू बी केयरफुल वाइल यूजिंग फायर और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। हमें घर पे भी सावधान रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए जब हम आग जलाते हैं और जब बिजली से चलने वाले यंत्रों का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस क्या होते हैं? बिजली से चलने वाले यंत्र। हाउएवर एक्सीडेंट अकर इवन थ्रो वी आर केयरफुल। कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट तब भी हो जाते हैं जब हम सावधान रहते हैं, एंड एट टाइम्स बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑल्सो, और उस टाइम हम लापरवाही कर जाते हैं इसलिए एक्सीडेंट हो जाते हैं। सेफ्टी ऑन रोड, सेफ्टी रोड पे कौन सी सेफ्टी फॉलो करते हैं? ट्रैफिक रूल्स आर मेड फॉर द सेफ्टी ऑफ कम्यूटर्स। ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं? यातायात के नियम। यातायात के नियम क्यों बनाए जाते हैं? कम्यूटर्स ऑन दी रोड, जो पैदल चलने वाले, आने जाने वाले जो रोड पे हैं उन सभी के लिए ट्रैफिक रूल्स बनाए जाते हैं। बट पीपल आर इन हेस्ट टू रीच दियर डेस्टिनेशन एंड ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स रिजल्टिंग इन एक्सीडेंट। लेकिन लोग क्या करते हैं? जल्दी करते हैं, हेस्ट करते हैं और क्या करते हैं? अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए जल्दबाजी करते हैं। उससे क्या होता है? वो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं और रिजल्ट क्या आता है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं। ओके। सेफ्टी रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियंस, जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं, पैदल चलने वाले होते हैं, उनके लिए सेफ्टी रूल्स। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। हमेशा रोड जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए। वाइट और ब्लैक लाइंस होती है जहाँ पे। क्रॉस द रोड व्हेन इट इज़ ग्रीन लाइट फॉर द पेडेस्ट्रियन। जो भी पैदल चलने वाले हैं, जब ग्रीन लाइट होती है तो आपको रोड क्रॉस करना चाहिए। इफ़ देयर इज़ अ फुट ओवर ब्रिज देन टेक द ब्रिज टू क्रॉस द रोड। अगर पैदल चलने वाला ब्रिज के नीचे जो पैदल रास्ता होता है वो उसका यूज़ कर सकते हो आप रोड को क्रॉस करने के लिए, बिकॉज देयर कैन बी हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड। क्योंकि रोड पे तो ट्रैफिक ज़्यादा होता है, बट जो ब्रिज के नीचे, पुल के नीचे जो रास्ता बना होता है उससे क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट, एट प्लेसेस वेयर देयर इज़ नो जेब्रा क्रॉसिंग। अगर ऐसी जगह है कहीं पे जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग ही नहीं है, वाइट और ब्लैक लाइन नहीं है, तो आप क्या करोगे? लुक राइट, अपने राइट में देखोगे, देन लेफ्ट एंड अगेन राइट, फिर लेफ्ट में देखोगे, फिर दोबारा से राइट में देखोगे, एंड देन टू क्रॉस द रोड। और फिर क्या कर लोगे? रोड को क्रॉस कर लोगे। जब जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होती तब के लिए है ये। नेक्स्ट, इफ़ यू आर वॉकिंग एंड देयर इज़ नो फुटपाथ। अगर आप चल रहे हो और फुटपाथ नहीं है फॉर पेडेस्ट्रियन, देन कीप टू योर लेफ्ट। अगर फुटपाथ नहीं है तो कहाँ चलोगे? अपने लेफ्ट में चलोगे। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है? फुट ओवर ब्रिज। सेफ्टी रूल्स फॉर व्हीकल ड्राइवर। जो व्हीकल ड्राइवर होते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर, उनके लिए सेफ्टी रूल्स कौन से होते हैं? ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल। जो भी यातायात के जो संकेत होते हैं हमेशा उनको फॉलो करना चाहिए। डू नॉट स्पीड अप इफ़ द ट्रैफिक लाइट इज़ येलो। अगर ट्रैफिक लाइट येलो है तो हमें ज़्यादा स्पीड से नहीं चलाना चाहिए। ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड स्टॉप एट दी रेड लाइट। क्या करना चाहिए? धीरे स्लो करना चाहिए अपने व्हीकल को, और क्या कर देना चाहिए? फिर रेड लाइट पे स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि रेड लाइट किस लिए होती है? स्टॉप के लिए। डू नॉट जंप द रेड लाइट। रेड लाइट को कभी भी क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए। डू नॉट ओवरटेक फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से आगे की तरफ नहीं निकलना चाहिए। फॉलो द स्पीड लिमिट ऑन द
रोड पे जो आपके व्हीकल है उसकी स्पीड लिमिट को क्या लिमिट में रखना चाहिए, उसकी स्पीड को रोड पे। गिव वे टू द एम्बुलेंस कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, अगर आपके पीछे, आपके व्हीकल के पीछे एम्बुलेंस आ रही है तो उसको आपको क्या करना चाहिए, रास्ता देना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हियर सम कॉमन ट्रैफिक सिग्नल्स है, कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स है जो आप लर्न करोगे। ओके, जो आपको कहाँ पे दिखाई देते हैं, रोड पे जब आप जाते हो व्हीकल, जब आप ड्राइव करते हो तो आपको रोड पे ये सिग्नल्स मिलते हैं, इनका आपको देख के इनको फॉलो करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेफ्टी फ्रॉम फायर, फायर से सेफ्टी कैसे आप यूज़ कर सकते हो। फायर इज़ द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ द अर्ली मैन, पहले के जो इंसान है उसकी सबसे बड़ी खोज क्या है, फायर है, आग है। फायर मेक्स सो मैनी थिंग्स पॉसिबल, आग से बहुत सारी चीज़ें संभव है। बट इफ़ वी डू नॉट यूज़ फायर विद सेफ्टी, अगर हम आग का सेफ्टी से यूज़ नहीं करते, इट कैन बी हजर्डस, तो ये हमारे लिए कैसा हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। वी मस्ट फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स फॉर फायर, इसलिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए फायर के लिए। डू नॉट प्ले विद फायर, हमें आग के साथ नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट लाइट द कैंडल योर सेल्फ, अपने आप कैंडल लाइट नहीं करनी चाहिए। आस्क योर एल्डर टू हेल्प यू, अपने बड़ों को बोलो कि वो आपकी हेल्प करे। डू नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ वाइल बर्निंग द क्रैकर, अगर आप पटाखे चला रहे हो, क्रैकर्स चला रहे हो तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, कृत्रिम जो कपड़े होते हैं वो नहीं पहनने चाहिए। ऑलवेज वियर कॉटन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स पहने चाहिए, क्योंकि जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं, कृत्रिम जो कपड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, जल्दी से आग पकड़ लेते हैं ड्यूरिंग फायर वर्क्स। जब भी आप फायर वर्क करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, कॉटन क्लोथ्स ही पहनने चाहिए। सिंथेटिक एंड नाइलॉन क्लोथ्स कैच फायर वेरी इजीली। गैस शुड बी स्विच ऑफ आफ्टर यूज़, गैस को आपको स्विच ऑफ कर देना चाहिए यूज़ करने के बाद। इन केस ऑफ ए गैस लीकेज डू नॉट लाइट फायर नियर द सिलेंडर, अगर गैस लीकेज हो रहा है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, सिलेंडर के पास कभी भी आग नहीं जलानी चाहिए। ओपन द डोर एंड विंडो ऑफ द किचन एंड कॉल फॉर हेल्प, और क्या करना चाहिए ऐसे में, आपको किचन के जो डोर और विंडो है, दरवाजे और खिड़कियां, उनको ओपन कर देना चाहिए और क्या करना चाहिए, किचन से और ये करना चाहिए, आपको बुलाना चाहिए किसी को हेल्प के लिए। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, अगर लघुपत हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उस केस में आप क्या करोगे, स्विच ऑफ द मेन स्विच, जो मेन स्विच है उसको स्विच ऑफ कर दोगे। डू नॉट थ्रो वाटर इंस्टेड थ्रो सैंड एंड मड, पानी नहीं डालोगे, अगर आग बिजली से लगे तो पानी नहीं डालना, क्या डालना है, थ्रो वाटर इंस्टेड थ्रो सैंड एंड मड, तो क्या डालना चाहिए, मड और सैंड। नेक्स्ट, इन केस ऑफ फायर कोज्ड बाय पेट्रोल, अगर आग पेट्रोल से लगी है, थ्रो सैंड एंड मड एज पेट्रोल इज लाइटर देन वाटर, इस केस में आप क्या करोगे, सैंड और मड, पेट्रोल से आग लगी है तो सैंड और मड डालोगे, और क्यों डालोगे, पेट्रोल इज़ लाइटर देन वाटर, क्योंकि पेट्रोल वाटर से लाइटर होता है, इट विल फ्लोट एंड कंटिन्यू बर्निंग, तो अगर वाटर डालोगे तो ये फ्लोट कर जाएगा और जो बर्निंग है वो स्टार्ट रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। इन केस ऑफ फायर इन द बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग में आग लग जाती है, कॉल 101 फॉर फायर इंजन, तो हमें किसको कॉल करना चाहिए, 101 पे फायर इंजन को बुलाने के लिए। यूज ए फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले यंत्र को बुलाने के लिए। फिर इंस्टॉल्ड इन द बिल्डिंग, और ये क्या रहेगा, इससे मुक्त कराने के लिए हमें ऐसा करना चाहिए। वैकेट द बिल्डिंग, हमें क्या कर देना चाहिए, बिल्डिंग को खाली कर देना चाहिए। डू नॉट यूज़ द लिफ्ट इंस्टेड यूज़ द स्टेयर, हमें ऐसे में लिफ्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए, किसका यूज़ करना चाहिए, स्टेयर्स का, सीढ़ियों का। इफ़ योर क्लोथ्स कैच फायर रोल योर सेल्फ इन मड, अगर आपके कपड़ों में आग लग जाती है तो आप आपको मिट्टी में रोल करोगे, लपेट दोगे। डू नॉट रन एज द फायर विल गेट मोर ऑक्सीजन, अगर आप दौड़ोगे, अगर आपके कपड़ों में आग लग गई और आप दौड़ रहे हो तो क्या होगा, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और आग जो है वो बढ़ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ लेडी स्विचिंग ऑफ द गैस सिलेंडर, चाइल्ड रोलिंग इन द मड, फायर एक्सटिंग्विशर, दिस इज़ द फायर एक्सटिंग्विशर। ओके स्टूडेंट्स, our reading is completed up to safety from fire. Thank you, have a good day.
Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, in our previous class we read about this chapter complete equatorial forest region. So dear students, today I will do your exercise chapter number 5. So let's start. हमारा एक्सरसाइज नंबर ए है टिक द करेक्ट ऑप्शंस. क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है इन विच जोन द डू रेन फॉरेस्ट लाइज. किस जोन के अंदर रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. हमारा ऑप्शन ए है टोरिड जोन, बी टेम्परेट जोन, सी फ्रीज्ड जोन और डी नन ऑफ दीज. तो हमारा जो ए है टोरिड जोन, उसके अंदर हमारा रेन फॉरेस्ट जो रीजन है वो लोकेटेड है, लाइज है. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज रेन फॉरेस्ट रीजन हैव. किस प्रकार की क्लाइमेट रेन फॉरेस्ट क्षेत्र में पाई जाती है. ऑप्शन हमारा ए है हॉट एंड ड्राई, बी हॉट एंड वेट, सी हॉट एंड कोल्ड एंड ड्राई और डी कूल एंड वेट. तो हमारा हॉट एंड वेट जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि जो रेन फॉरेस्ट रीजन है उसके अंदर हॉट एंड वेट क्लाइमेट पाई जाती है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ दीज कंट्रीज डज नॉट लाइज इन द रेन फॉरेस्ट रीजन. इन कंट्रीज में से कौन सी कंट्री है जो रेन फॉरेस्ट रीजन में नहीं पाई जाती है. ऑप्शन ए है अफ्रीका, बी श्रीलंका, डी घाना, सी घाना और डी है साउथ अफ्रीका. सो डियर स्टूडेंट्स, जो साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वो इन रेन फॉरेस्ट रीजन में नहीं पाई जाती है. डी हमारा ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हाउ मैनी लेयर्स ऑफ ट्रीज आर देयर इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन है, भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र है, उसके अंदर जो ट्रीज हैं उनकी कितनी लेयर्स पाई जाती हैं. ऑप्शन ए है 4, बी 2, सी 3, डी 5. तो हमारा ऑप्शन ए है 4 करेक्ट ऑप्शन है, ए आएगा इसके अंदर. 4 लेयर्स होती हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की. नेक्स्ट है द पिग्मीज आर फाउंड इन. जो पिग्मीज है वो कहाँ पर पाए जाते हैं. ऑप्शन ए है ब्राज़ील, बी कांगो, सी मलेशिया और डी जैरा. तो कांगो जो है उसके अंदर पिग्मीज जनजाति पाई जाती है. हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है. नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर बी फिल इन द ब्लैंक्स. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ द सेकंड लेयर ऑफ ट्री. ट्री की सेकंड लेयर कौन सी होती है. तो इसके अंदर क्या आएगा अंडर स्टोरी. अंडर स्टोरी इज द सेकंड लेयर ऑफ द ट्री. UNDERSTORY अंडर स्टोरी. सेकंड हमारा क्वेश्चन है द रेन फॉरेस्ट रीजन डिड नॉट गेट डायरेक्ट डैश ऑफ द सन. जो रेन फॉरेस्ट रीजन है वो डायरेक्ट जो सन की रेज है उनको रिसीव करता है, नहीं करता है. तो इसके अंदर क्या आएगा रेज, RAYS. थर्ड हमारा क्वेश्चन है मॉर्निंग आर डैश एंड ह्यूमिड इन रेन फॉरेस्ट एरियाज. जो मॉर्निंग है वो हॉट होती है रेन फॉरेस्ट एरियाज में, तो क्या आएगा HOT हॉट. फोर्थ हमारा क्वेश्चन है द रेन फॉरेस्ट ऑलवेज अपीयर डैश. जो रेन फॉरेस्ट है वो हमेशा कैसा रहता है, ग्रीन रहता है, GREEN. फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है इन द रेन फॉरेस्ट देर आर डैश लेयर्स ऑफ वेजिटेशन. जो रेन फॉरेस्ट रीजन है उसके अंदर हमारे पास कैसी लेयर्स होती हैं वेजिटेशन की. तो क्या आएगा डिफरेंट लेयर्स, DIFFERENT डिफरेंट लेयर्स. नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर सी है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. T लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और F लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए. हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट फॉल्स इन टोरिड जोन. जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है वो टोरिड जोन के अंदर नहीं पाए जाते हैं. जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है वो टोरिड जोन में पाए जाते हैं, तो इसके अंदर क्या आएगा ट्रू आएगा. टॉलेस्ट ट्री फ्रॉम ए कैनोपी. जो सबसे बड़ा ट्री होता है वो कौन सा होता है, कैनोपी. इसके अंदर भी क्या आएगा ट्रू आएगा. सबसे बड़ा जो ट्री की जो लेयर होती है सबसे ऊपर वाली वो क्या कहलाती है, कैनोपी. लाइफ इज़ वेरी कंफर्टेबल इन रेन फॉरेस्ट रीजन. रेन फॉरेस्ट जो रीजन है उसके अंदर जो जीवन है वो बहुत ही कंफर्टेबल है. इसके अंदर आएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर जीवन बहुत टफ है. फोर्थ हमारा क्वेश्चन है द ट्रीज विच स्टिक्स बियॉन्ड द कैनोपी आर नोन एज अंडर स्टोरी. जो ट्रीज कैनोपी के नीचे डेवलप्ड होते हैं उनको हम अंडर स्टोरी के नाम से जानते हैं. इसके अंदर क्या आएगा ट्रू, क्योंकि हम उसको अंडर स्टोरी के नाम से ही जानते हैं. जो ट्रीज हैं वो कैनोपी के नीचे डेवलप होते हैं. क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है
नाइट्स आर वेरी हॉट एंड ह्यूमिड इन रेन फॉरेस्ट रीजन। जो रेन फॉरेस्ट रीजन है उसके अंदर जो नाइट है वो हॉट और ह्यूमिड होती है, तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि जनरली जो नाइट्स है यहाँ पर वो कूल होती हैं, जो हॉट और ह्यूमिड तो यहाँ पे डे होता है। तो ये स्टेटमेंट कैसी थी, फॉल्स थी, तो यहाँ क्या आएगा, एफ आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो लर्न एंड राइट दिस एक्सरसाइज इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू। Good morning, student. Myself Bala ma'am from MLP International School, Rajpuram. Dear student, now we start our math online classes for class 5th. Dear student, we have done question number 1st to 8th of exercise 4.1. Now we do our question number 9. And dear student, our question number 9 is in the 3 consecutive year, 3 लगातार ईयर में 7,75,932, 8,82,652 and 9,75,832 spent for the development of poor country. जो पुअर कंट्री है उनके डेवलपमेंट के लिए खर्च किया गया लगातार 3 ईयर में. हाउ मच मनी वर स्पेंड फॉर द डेवलपमेंट फॉर द पुअर कंट्री इन 3 ईयर. तो उसमें क्वेश्चन में पूछा है कि कितना मनी स्पेंड किया गया जो पुअर कंट्री है उनको डेवलपमेंट के लिए. तो बेटा हमें टोटल करना है. क्वेश्चन में टोटल पूछा है तो हम क्या करेंगे, ऐड. सो आवर स्टेटमेंट इज, फर्स्ट इज स्पेंट ऑन डेवलपमेंट इन फर्स्ट ईयर 7,75,932 and spent on development in second year 8,82,652. Spent on development in third year 9,75,832. So total पूछा है तो हम क्या करेंगे बेटा, ऐड. तो टोटल स्पेंट ऑन डेवलपमेंट टोटल कितना हुआ, तो अब हम इनको ऐड कर देंगे. अब हम इनको ऐड करेंगे. 2 में 2 को प्लस किया 4, 4 में 2 को प्लस किया 6, 3 में 5 को प्लस किया 8, 8 में 3 को प्लस किया 11, कैरी 1, 9 में 6 को प्लस किया 15, 15 में 8 को प्लस किया 23, 23 में 8 को प्लस किया 24, कैरी 2, 5 में 2 को प्लस किया 7, 7 में 5 को प्लस किया 12, 12 में 2 कैरी प्लस की 14, कैरी 1, 7 में 8 प्लस किया 15, 15 में 7 प्लस किया 22, 22 में 1 प्लस किया 23, कैरी 2, 7 में 8 प्लस किया 15, 15 में 9 को प्लस किया 24, 24 में 2 को प्लस किया 26. सो बेटा टोटल स्पेंड जो हुआ वो हमारे पास है 26,34,416 रुपीज. तो पुअर कंट्री पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया, डेवलपमेंट पे जो भी स्पेंड किया वो था हमारे पास 26,34,416. ओके डियर स्टूडेंट, नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर 10th. एंड आवर क्वेश्चन नंबर 10th इज, ए फिश कंपनी हैज 3 शिप. एक फिश कंपनी है जिसके पास 3 शिप है, बोट है. ए शिप गोज टू द सी एंड कम बैक विद द, वो समुद्र में जाती है मछली पकड़ने के लिए और जब आती है तब 3,75,652, 3,57,903 एंड 3,64,808 नंबर ऑफ फिश रिस्पेक्टिवली. जो 3 शिप भेजी थी, फर्स्ट में हमारे पास उसमें फिश थी 3,75,652. सेकेंड शिप में जो फिश थी वो थी 3,57,903 एंड थर्ड शिप में थी 3,64,808. हाउ मैनी फिश आर इन ऑल द 3 शिप. तो 3 शिप में टोटल कितनी फिश थी. तो आवर स्टेटमेंट इज, फिश इन फर्स्ट शिप 3,75,652, फिश इन सेकेंड शिप 3,57,903, फिश इन थर्ड शिप 3,64,808. और क्वेश्चन में पूछा है टोटल कितनी फिश है, तो टोटल है तो क्या करेंगे बेटा, हम इनको ऐड. नाउ वी ऐड. 2 में 3 को प्लस किया 5, 5 में 8 को प्लस किया 13, कैरी 1, 5 में 0 को प्लस किया 0, 0 प्लस किया 5 और 5 में 1 प्लस किया 6, 9 में 8 को प्लस किया 17, 17 में हमने 6 को प्लस किया 23, 5 में 7 को प्लस किया 12, 12 में 4 को प्लस किया 16, 16 में 2 प्लस किया 18, कैरी 1, 7 में 5 को प्लस किया 12,
12 में 6 को प्लस किया 18, 18 में 1 कैरी प्लस की 19 कैरी 1, 3 में 3 को प्लस किया 6, 6 में 3 को प्लस किया 9, 9 में 1 कैरी प्लस की 10। तो बेटा जो 3 शिप थी उसमें टोटल कितनी फीस थी? 10,98,363। ओके स्टूडेंट, I think you understand very well our question number 9 and 10. Now we do our question number 11, and our question number 11 is a person bought 3 properties. एक आदमी है जिसने 3 प्रॉपर्टी खरीदी है और उसकी फर्स्ट की कॉस्ट है 25,65,731, सेकेंड की कॉस्ट है 52,71,930 एंड जो थर्ड प्रॉपर्टी उसकी कॉस्ट है 15,25,130 रिस्पेक्टिवली। इफ ऑन सेलिंग ऑल ऑफ द 3 प्रॉपर्टीज, जब वो तीनों प्रॉपर्टीज को बेचते हैं तो ही अर्न ए प्रॉफिट, तो उसको प्रॉफिट होता है 15,75,600। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑल द प्रॉपर्टी। तो तीनों प्रॉपर्टीज को कितने में बेचा वो हमें फाइंड आउट करना है और उसको प्रॉफिट भी हुआ है। तो सो डियर स्टूडेंट, आवर स्टेटमेंट इज the cost of one property is 25,65,731 rupees. Cost of second property is 52,71,930. Cost of third property is 15,25,130 rupees. टोटल कॉस्ट पूछा है, टोटल है तो बेटा हम इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारा आया 93,62,791। अब उसने प्रॉफिट कमाया था, ही अर्न प्रॉफिट 15,75,600 रुपीज। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है ऑफ प्रॉपर्टीज। तो बेटा जो हमारे पास टोटल कॉस्ट आई थी, हम टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा 1,09,38,391। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड आवर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर 12। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क है, आपने खुद करना है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक बल्ब फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है 2012 में 1,72,638 बल्ब प्रोड्यूस करती है। 2013 में जो 2012 में प्लस जो बल्ब प्रोड्यूस किए थे उसमें उससे और ज्यादा, मतलब उसी में ऐड करना है हमने 50,732। तो हमारे पास उसने 2013 में टोटल प्रोड्यूस किए 2,23,370। बल्ब प्रोड्यूस इन 2014 में उसने किया जो 2013 में किया था उससे ज्यादा, मतलब उसको भी ऐड करना है उसमें 1,32,678। अब टोटल बल्ब पूछे हैं, टोटल बल्ब प्रोड्यूस पूछे हैं, टोटल बल्ब पूछा है तो हम इन सबको क्या कर देंगे? ऐड। बेटा आपने ये ऐड खुद करना है, ये आपका होमवर्क है बेटा। सो आवर एक्सरसाइज 4.1 completed. So revise your question and do your question number 12. ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning students, I am Anu Yadav, your GK teacher from MLP International School Rajpura. Students, today we discuss our chapter number 6, Kings of India. Students, you all know हमारा जब भारत आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ तो उससे पहले इंडिया पर कुछ किंग्स राज करते थे, शासन करते थे। आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। इंडिया वाज रूल्ड बाय वेरियस किंग्स बिफोर इंडिपेंडेंस। जब इंडिया आज़ाद हुआ उससे पहले भारत पर काफ़ी अनेक राजा महाराजा जो होते थे वो शासन करते थे। These kings have great contribution in the term of religions and their battle etc. जो हमारे किंग है इनका बहुत बड़ा योगदान है। किसमें योगदान है? जो भारत का रिलीजन है, जो भारत का जाति धर्म है, उनके रिगार्डिंग जो ये हमारे किंग हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है। और जो हमें आज़ादी प्राप्त हुई है, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है, उनमें भी इन राजा महाराजाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सो आज हम इन किंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इन राजा महाराजा के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। लेट्स सी, नेम दीज एम्परर्स अकॉर्डिंग टू देयर अचीवमेंट्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ अचीवमेंट्स गिवन हैं, स्टेटमेंट के तौर पर कुछ अचीवमेंट्स दी गई हैं, उनसे हमें फाइंड आउट करना है, उनको पहचानना है कि ये कौन से एम्परर, कौन से राजा
महाराजा के अकॉर्डिंग हमें उनका नेम लिखना है। सो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नंबर। ही बिल्ड अ ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट फॉर हिज बिलव्ड वाइफ। फर्स्ट क्या है हमारा? ही बिल्ड अ ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट फॉर हिज बिलव्ड वाइफ। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे राजा महाराजा है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपनी जो वाइफ है, जिनको वो बहुत प्यार करते थे, उनके लिए एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट बनाया था। जैसे कि आप जान सकते हैं कि जो शाहजहां थे, उन्होंने अपनी वाइफ की याद में, क्योंकि शाहजहां अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते थे, और उनकी वाइफ की याद में उन्होंने क्या बनाया था? एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट बनाया था, जिसका नाम क्या है? ताजमहल है। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं, आप ताजमहल घूमने गए हैं। इट इज वेरी ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट ऑफ इंडिया। सो वो किसने बनाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने वो बनवाया था, किसकी याद में बनवाया था? अपनी वाइफ की याद में। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे, और अपनी वाइफ के गुजर जाने के बाद उन्होंने ताजमहल बनवाया था। सो राइट हियर शाहजहां, SHAHJAHAN, शाहजहां। सेकंड इज ही वॉज द फाउंडर ऑफ दीन-ए-लाई। स्टूडेंट्स, दीन-ए-लाई का फाउंडर कौन है? किसने स्थापना की थी दीन-ए-लाई की? इट इज हीज अकबर। ही वॉज अकबर। अकबर जो है, उन्होंने दीन-ए-लाई की स्थापना की थी। सो राइट हेयर अकबर, AKBAR, अकबर, AKBAR, अकबर। थर्ड वन इज ही वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्परर इन इंडिया। स्टूडेंट्स, यू ऑल नो, जो मुगल राजा महाराजा है, उनका भारत पर बहुत ज्यादा टाइम तक शासन रहा है। सो मुगल एम्पायर की भारत में किसने खोज की थी? हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। मुगल शासन की, मुगल सल्तनत की भारत में किसने खोज की थी? जाहिरुद्दीन मोहम्मद। He was Jahiruddin Mohammad. ZAHIR, Jair, UDDIN MUHAMMAD, मोहम्मद, जाहिरुद्दीन मोहम्मद। जाहिरुद्दीन मोहम्मद ने क्या किया था? मुगल एम्पायर की इंडिया में स्थापना की थी। फोर्थ वन इज ही वॉज द क्रूल मुगल रूलर। मोती मस्जिद वॉज बिल्ट बाय हिम। स्टूडेंट्स, यू ऑल नो कि हमारी इंडिया में एक मोती मस्जिद नाम से एक जगह है। वो किन्होंने बनाई थी? एक बहुत क्रूल मुगल रूलर थे, शासक थे, उन्होंने मोती मस्जिद बनवाई थी। कौन है? उसका नाम बताना है हमें। ही वॉज मोईउद्दीन मोहम्मद। मोईउद्दीन मोहम्मद ने क्या बनवाया था? मोती मस्जिद बनवाई थी, और ही वॉज द क्रूल मुगल रूलर। सो राइट हेयर मोईउद्दीन मोहम्मद, MUHI मोही, UDDIN MUHAMMAD, मोहम्मद, मोईउद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट इज ही वॉज डिथोर्न बाय शेर शाह सूरी। स्टूडेंट्स, शेर शाह सूरी के बाय ही वॉज नसरुद्दीन मोहम्मद, NASIR, नसरुद्दीन, MUHAMMAD, मोहम्मद, नसरुद्दीन मोहम्मद। सिक्स्थ इज ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ अकबर। ये अकबर के सन है। कौन है अकबर के सन? कौन थे? सलीम, SALIM, सलीम। सलीम वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ अकबर, सबसे छोटे सन थे। स्टूडेंट्स, आज हमने भारत के अलग अलग शासक के बारे में पढ़ा है कि हमारी जो भारत है वो इंडिपेंडेंस से पहले किन किन किंग्स के द्वारा रूल किया गया, किस किस किंग ने, कौन कौन से किंग ने हमारे भारत के ऊपर शासन किया है भारत के आज़ाद होने से पहले। सो स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से रेडी करना है।
अपनी नोटबुक में इन स्टेटमेंट्स को लिखना है, साथ में उनके आंसर्स को भी फिल करना है एंड फिल इट इन योर बुक ऑल्सो विद नीट एंड क्लीन राइटिंग. Thank you students. I hope you understand our topic Kings of India. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों मैं शुरू करा रही कक्षा 5वीं का पाठ 5 संज्ञावाचक वचन. यहाँ वचन का अर्थ किसी की कही गई बात से नहीं बल्कि संख्या है, यानी वचन हमें संख्या के बारे में बताता है. तो आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं. सूरज एक, यहाँ एक के बारे में बात हो रही है. चंदा एक, ये भी संख्या में एक है. आसमान में तारे अनेक, ये संख्या में एक से अधिक है. आप रोज प्रातः आसमान में एक सूरज को उदय होते देखते हो. इसी तरह रात्रि के आसमान में एक चांद दिखता है और तारे रात्रि के आसमान में एक दो नहीं अनेक तारे होते हैं, इतने कि हमसे तो गिने भी नहीं जाते. क्या आप गिन सकते हो? तो बात समझ में आई एक और एक से अधिक होने की. तो बच्चों इस हिसाब से वचन की जो परिभाषा है वह क्या होगी? शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं. शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं. संख्या तो बहुत सारी होती है, अनगिनत है, तो संख्याओं का विशाल भंडार है, इसलिए वचन के भेद तो होंगे ही. तो चलिए हम इनसे भी मिलते हैं. वचन के भेद. यहाँ वचन के दो भेद बताए गए हैं, एक वचन और बहुवचन. सबसे पहले हम एक वचन के बारे में बात करेंगे कि एक वचन क्या होता है. शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं. जहाँ एक के बारे में बात होती है, एक के बारे में पता चले, वहाँ एक वचन होता है. जैसे एक चिड़िया को दाना पाया, यहाँ एक चिड़िया के बारे में बात हो रही है. एक बंदर ने केला खाया, यहाँ एक बंदर के बारे में बात हो रही है. एक बालक ने शोर मचाया, यहाँ एक बालक के बारे में बात हो रही है. अब हम बात करते हैं बहुवचन की. शब्द के जिस रूप से संख्या के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं. जहाँ एक से ज़्यादा के बारे में बात होती है, एक से अधिक के बारे में, वो बहुवचन होता है. जैसे 4 टोकरे, यहाँ 4 टोकरों के बारे में बात होगी. 40 आम, ठीक है. इसके बाद बच्चों बोलो क्या है दाम? 60 रुपये. यहाँ एक से अधिक रुपये के बारे में बात हो रही है, एक से अधिक बच्चों से बात हो रही है. अच्छा, तो बच्चों क्या समझ में आया कि बहुवचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से संख्या के एक से अधिक होने का बोध हो वह बहुवचन होता है. सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द. यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, एक वचन के रूप में ही रहते हैं शब्द हमेशा. जल, तेल, मिट्टी, आज़ादी आदि. जल पिया, चाहे जितना भी जल पिया गया हो, जो पेय पदार्थ है, जो पीने की चीज़ें होती है वो गिनी नहीं जाती, और जो चीज़ें गिनी नहीं जाती वो हमेशा एक वचन में ही आती है. ऐसे ही तेल निकला, मिट्टी डाली, आज़ादी मिली, ये जो शब्द है ये हमेशा एक वचन रूप में रहते हैं. सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं. आंसू, प्राण, हस्ताक्षर आदि. आंसू बहे, प्राण बचे, हस्ताक्षर किए. तो ये जो शब्द है ये हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं. कुछ एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप हम पढ़ते हैं. यहाँ कॉलम बनाए गए हैं एक वचन और बहुवचन के. यहाँ एक वचन रूप है गमला, इसका बहुवचन रूप होगा गमले. ऐसे ही हम सभी को पढ़ेंगे. कमरा, कमरे, बच्चा, बच्चे, रुपया, रुपये, चश्मा, चश्मे, थैला, थैले, लड़का, लड़के, जाति, जातियाँ, तिथि, तिथियाँ, दवाई, दवाइयाँ, तितली, तितलियाँ, डिबिया, डिबियाँ, ऋतु, ऋतुएं, बहू, बहुएं, वस्तु, वस्तुएं, माला, मालाएं.
केला, केले, चूहा, चूहे, ताला, ताले, तोता, तोते, मुर्गा, मुर्गे, दरवाजा, दरवाजे, पत्ता, पत्ते, पुस्तक, पुस्तकें, किताब, किताबें, पंखा, पंखे, मोटर, मोटरें, मिठाई, मिठाइयाँ, पंक्ति, पंक्तियाँ, नदी, नदियाँ, शक्ति, शक्तियाँ, रीति, रीतियाँ। आदर के लिए बहुवचन। किसी भी आदरणीय या को सम्माननीय व्यक्ति को सम्मान देने के लिए हम बहुवचन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पिताजी सो रहे हैं, एक के बारे में बात हो रही है, एक ही है पिताजी तो, लेकिन हमने क्या इस्तेमाल किया, बहुवचन वाक्य इस्तेमाल किया इनके लिए, क्योंकि ये हमारे सम्माननीय है, हमारे बड़े हैं। मदर टेरेसा दया की देवी थी। यहाँ मदर टेरेसा एक ही के लिए बात हो रही है, एक ही औरत थी जो एक अच्छी समाज सेवक थी, हमारी सम्माननीय थी। यहाँ एक के बारे में बात है, फिर भी यहाँ बहुवचन वाक्य का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये हमारी आदरणीय सम्माननीय थी इसलिए। तो बच्चों, आपने जाना कि आदर देने के लिए बहुवचन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा कि आदर देने के लिए बहुवचन शब्दों का प्रयोग यहाँ प्रयोग किया जाता है। कभी कभी वाक्यों में शब्द का रूप तो एक वचन और बहुवचन में एक समान रहता है, लेकिन पता चल जाता है कि वचन के हिसाब से बात एक की हो रही है या अनेक की। जैसे पेड़ उखड़ गया, यहाँ एक पेड़ के बारे में बात हो रही है, क्रिया से पता चल रहा है कि एक के बारे में बात हो रही है, उखड़ गया है। पेड़ उखड़ गए हैं, पेड़ एक वचन और बहुवचन में एक जैसे ही लिखे गए हैं, लेकिन इनकी पहचान किससे की है, हमें क्रिया से। यहाँ गया है क्रिया का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ गए हैं क्रिया का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद है हाथी चिंघाड़ रहा है। इस वाक्य को पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि ये एक वचन वाक्य है, किसी एक हाथी के बारे में बात हो रही है। और हाथी चिंघाड़ रहे हैं, इसको पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि यहाँ एक से अधिक हाथियों के बारे में बात हो रही है, क्योंकि यह जो क्रिया है वो बहुवचन रूप में इस्तेमाल की गई है। घर बन रहा है, यहाँ एक वचन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और घर बन रहे हैं, घर एक वचन और बहुवचन दोनों ही वाक्यों में एक ही रूप में लिखा गया है, लेकिन हमें क्रिया से क्या पता चल रहा है कि ये एक वचन है और ये बहुवचन है। इसके बाद आता है वचन परिवर्तन के कुछ नियम, यहाँ हम पढ़ेंगे। पहला नियम है पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ का ए में बदलना। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ का ए में बदलना, जैसे तोता, तोते, गधा, गधे, कौआ, कौवे, थैला, थैले, चश्मा, चश्मे, रुपया, रुपये। इसके बाद आता है दूसरा नियम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के साथ ए का जुड़ना। आकारांत यानी कि जिसके अंत में आ शब्द का इस्तेमाल हो, जिसका अंतिम जो शब्द हो, जिसका अंतिम जो वर्ण हो वो क्या हो, आ हो, ठीक है, और उसके साथ ए का जोड़कर हम उसका बहुवचन रूप लिख सकते हैं। जैसे लता, सबसे पीछे आ है तो इसके साथ हम ए को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, लताएं। ऐसे ही दिशा, दिशाएं, कथा, कथाएं, परीक्षा, परीक्षाएं, सुविधा, सुविधाएं, आवश्यकता, आवश्यकताएं। तीसरा नियम है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए का ए में बदलना। अकारांत यानी कि जिसका अंतिम वर्ण ए हो, जैसे किताब, किताबें, मोटर, मोटरें, संतान, संतानें, नाव, नावें, शाम, शामें, रात, रातें। अगला नियम है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए इ या ई को इया में बदलना। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए इ या ई को इया में बदलना, जैसे ककड़ी, ककड़ियाँ, चक्की, चक्कियाँ, विधि, विधियाँ, मक्खी, मक्खियाँ,
चाबी, चाबियाँ, रीति, रीतियाँ। तो बच्चों ये मैंने आपको पाठ पढ़ाया, आपके समझ में आ गया होगा। अभी आपको अपने होमवर्क के रूप में क्या करना है, वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, और एक वचन से बहुवचन रूप बनाना, और वचन परिवर्तन संबंधी जो नियम है ये मैंने 4 बताए, ये आपको याद करने हैं। एक वचन से बहुवचन जो रूप बनाना ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। वचन परिवर्तन के नियम भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello students of 5th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our chapter 3rd, reading. Our chapter name, Childhood of M.K. Gandhi. Now in this class, we will start our word meaning, exercise A, B, C, D, E, F and G. So let's start. So let's start our कुछ इम्पोर्टेंट हमारे कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं। फर्स्ट है रिकलेक्ट। रिकलेक्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, स्मरण, याद करना। सेकेंड है हमारा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स की हिंदी मीनिंग क्या होती है, विशेष। थर्ड है हमारा मेडिक्योर। मेडिक्योर की हिंदी मीनिंग होती है औषध। फिर फोर्थ है हमारा सब्रपेंट। सब्रपेंट का होता है उपनगरीय। फिफ्थ है प्रमोप्ट। प्रमोप्ट का होता है प्रेरित करना। सिक्स्थ डिमिनिश, घटाना। सेवेंथ है लिटरली। लिटरली का मतलब होता है सामान्य। एंड एट्थ है हमारा स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब होता है आघात। एंड नेक्स्ट स्टार्ट एक्सरसाइज ए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करने हमें। फर्स्ट है व्हेन आई वाज चाइल्ड इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। किसकी ऑटोबायोग्राफी थी? ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है महात्मा गांधी एंड डी है इंदिरा गांधी। तो वो बायोऑटोग्राफी किसकी थी? महात्मा गांधी की। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है महात्मा गांधी वाज ब्लैंक ईयर्स ओल्ड व्हेन हिज फादर लेफ्ट पोरबंदर। महात्मा गांधी कितने साल के थे जब उनके फादर ने पोरबंदर को छोड़ा था? ए है 17, बी है 5, सी है 6 एंड डी है 7। तो कितने ईयर्स ओल्ड थे वो? 7 ईयर्स ओल्ड थे। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है मिस्टर ब्लैंक वाज द एजुकेशन इंस्पेक्टर। एजुकेशन इंस्पेक्टर का नेम क्या था? ए है क्लाइस, डी है टाइल्स, सी है वेल्स एंड डी है मेल्स। तो क्या नाम था उसका? ग्लाइस। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है महात्मा गांधी मिसप्लेड द वर्ड ब्लैंक। कौन सा वर्ड मिसप्लेड कर दिया था उन्होंने? ए काइंडली, बी केतली, सी कैनल एंड डी केरला। तो कौन सा वर्ड मिस कर दिया था? केतली। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एंड पार्ट बी राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। हमें टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और फॉल्स राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। एफ फर्स्ट है एम के गांधी वाज पुट इनटू अ प्राइमरी स्कूल व्हेन ही इज़ अबाउट 7 ईयर्स ओल्ड एज। जब वो 7 ईयर्स के थे तब उनको प्राइमरी स्कूल में डाला गया था। तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी, ट्रू है। सेकेंड है एम के गांधी कॉपिड द स्पेलिंग फ्रॉम हिज नाइट पर सेलेट। एम के गांधी ने कॉपी करके, नकल करके सारा काम कर दिया था दूसरे अपने पास के बैठे हुए विद्यार्थी की स्लेट में देखकर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। उन्हें कॉपी करने की हैबिट नहीं थी। थर्ड है एम के गांधी हैड मैनी कंपनीज अदर दैन हिज बुक्स एंड हिज लेसन्स। एम के गांधी के पास बहुत सारी कंपनीज थी बुक और लेसन्स को छोड़ के। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि उसके पास ओनली बुक और लेसन्स की ही कंपनीज थी। फोर्थ है हमारा एम के गांधी यूज टू स्टे बैक आफ्टर द स्कूल वाज ओवर। एम के गांधी जब स्कूल ओवर होता था तो वो हमेशा
हमेशा वहाँ पर रुक कर फिर गिर जाते थे, तो ये स्टेटमेंट पे क्या हो जाएगी हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि एम के गांधी जब भी स्कूल क्लोज होता था तो वो अपने घर की तरफ ही जाते थे, कहीं बीच में या कहीं रास्ते में या स्कूल पर नहीं रुकते थे। फिफ्थ, द टीचर इन एम के गांधी क्लास वांटेड टू हिम कॉपी द वर्ड केतली फ्रॉम हिज बुक। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि टीचर्स अपना परफॉर्मेंस प्रिंसिपल के सामने अच्छा देना चाहते थे। एंड सी एक्सरसाइज मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी। वर्ड्स मैच करने हैं कॉलम ए में। फर्स्ट है पुट इनटू, तो पुट इनटू किस पे चला जाएगा, टू टू। फर्स्ट है हमारा जी से मैच हो जाएगा। सेकंड है रिकलेक्ट, सेकंड हमारा किस से मैच हो जाएगा, ए से मैच हो जाएगा। थर्ड है हमारा मेडिक्योर किस से मैच हो जाएगा, एफ से। नॉट वेरी गुड, सबर्बन। फोर्थ है हमारा किस से मैच हो जाएगा, सी से। फिफ्थ है हमारा किस से मैच हो जाएगा, ई से। एंड सिक्स्थ हमारा किस से मैच हो जाएगा, डी से। सेवन्थ हमारा किस से मैच हो जाएगा, एच। एट्थ कैरी आउट किस से मैच हो जाएगा, आई से। नाइन्थ है स्कैन किस से मैच हो जाएगा, जे से। और टेंथ है हमारा फीलिंग्स किस से मैच हो जाएगा, बी से मैच हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है पार्ट डी, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स की मदद से हमें इनको वर्ड्स फिलिंग द ब्लैंक्स को फिलअप करना है। फर्स्ट है गांधी जी वाज ब्लैंक व्हेन हिज फादर लेफ्ट पोरबंदर, कितने साल के थे वो, 7। गांधी जी वाज 7 years old। सेकेंड है ब्लैंक द एजुकेशनल इंस्पेक्टर हैज़ कम ऑन विजिट कौन आया था, मिस्टर ग्लाइस। सेकंड में क्या आएगा, मिस्टर ग्लाइस। थर्ड है द शोल कंपनीज ऑफ गांधी जी वर एंड हिज लेसन्स, कौन से थे, बुक एंड हिज लेसन, तो थर्ड में क्या आएगा, बुक्स। फोर्थ है गांधी जी बाय नेचर वाज ब्लाइंड बाय द फॉल्स ऑफ, किसके लिए वो मतलब नेचर में बिल्कुल गलत नहीं मानते थे, तो फोर्थ में क्या आ जाएगा हमारा, एल्डर्स आ जाएगा। फिफ्थ द टीचर वांटेड हिम टू कॉपी फ्रॉम द नाइट पर स्लेट, फिफ्थ में क्या आ जाएगा, स्लेट। एंड नाउ वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर। पार्ट ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 words। 1 or 2 words में हम इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच सिटी डिड गांधी फैमिली लिव व्हेन महात्मा गांधी वाज 7 years old। जब महात्मा गांधी 7 years old के ओल्ड थे तो गांधी की फैमिली ने कौन सी सिटी छोड़ी थी, तो कौन सी सिटी छोड़ी थी, पोरबंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु वाज द मेंबर ऑफ राजनीतिक कोर्ट, कौन मेंबर था राजनीतिक कोर्ट का, तो आंसर क्या हो जाएगा, हिज फादर, गांधी के पिता। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ ओल्ड वाज एम के गांधी व्हेन ही रीच्ड द हाई स्कूल। जब वह हाई स्कूल में पहुंचे तो उनकी एज कितनी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 12th ईयर। 12th ईयर उसकी एज थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वर गांधी शॉल कंपनीज, गांधी की शॉल कंपनीज कौन से थे, द बुक्स एंड लेसन्स। पार्ट एफ है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 sentence। हमें 1 sentence में इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट वाज एम के गांधी। एम के गांधी किस तरह के स्टूडेंट थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, एम के गांधी वाज ए शे स्टूडेंट। एम के गांधी बहुत ही शर्मीले विद्यार्थी थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गिव 2 क्वालिटीज़ ऑफ एम के गांधी जी व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट। जब वह स्टूडेंट थे तो एम के गांधी की 2 क्वालिटीज़, 2 अच्छाइयाँ बताइए। तो फर्स्ट है, डो नॉट टॉक टू अदर एंड अवॉइड बैड कंपनीज। वो ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे और बैड कंपनीज थी उनको क्या करते थे, अवॉइड करते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट वाज एम के गांधीज डेली रूटीन व्हेन ही वाज एट स्कूल। जब वह स्कूल में थे तो उनका डेली रूटीन क्या होता था, आंसर ही वेंट टू स्कूल एंड कम बैक व्हेन स्कूल क्लोज्ड। वह स्कूल जाते थे और स्कूल क्लोज होते ही अपने घर आ जाते थे, कहीं बीच में नहीं रुकते थे।
आर्ट जी है हमारा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. What happened when Mr. Glies, the education inspector, came to Gandhi's school? क्या हुआ था जब मिस्टर ग्लाइज एजुकेशन इंस्पेक्टर है वो गांधी के स्कूल आए थे. आंसर. मिस्टर ग्लाइज सेट अस 5 words to write as a spelling and one word was Ketli. Except Gandhiji, all students have split correctly. मिस्टर ग्लाइज ने 5 words दिए थे स्पेलिंग और एक्सरसाइज के लिए और उनमें से एक वर्ड था केतली जो कि गांधी जी को छोड़कर सभी स्टूडेंट्स का क्या था, करेक्ट था. क्वेश्चन नंबर 2 है, लास्ट है. व्हाट हैड गांधी जी लर्न द फॉलोवर्ड इन हिज चाइल्डहुड में उसने क्या सीखा. गांधी जी हैज़ लर्न लेसन्स ऑफ ऑनेस्टी. ही अवॉइडेड बैड कंपनीज एंड कुड लीड हिम टूवर्ड्स फैल्शुड एंड अदर इविल हैबिट्स. गांधी जी ने अपने बचपन में ऑनेस्टी का लेसन सीखा. उन्होंने बैड कंपनीज़ को अवॉइड किया और वो कभी भी झूठेपन और बुरी आदतों का शिकार नहीं हुए. सो स्टूडेंट्स, आई होप you will understand this exercise and its question answer, and this exercise and question answer write in your notebook. Thank you. Have a nice day.